हमने टॉपिक आज लिया है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। एक्चुअली क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये टॉपिक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है वो मेजरली रहता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड में आता है फैट एंड थर्ड में आता है प्रोटीन। तो जो एनर्जी जो सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, लिपिड होता है एंड प्रोटीन होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हर फॉर एवरी 1 ग्राम वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन हमारे जो भी शरीर होता है, बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में 2 लेवल पे होता है। एक होता है बॉडी लेवल पे और एक होता है सेल्यूलर लेवल पे। जो बॉडी लेवल का जो रेस्पिरेशन है तो उसमें क्या है कि एक्चुअली जो हम नाक से जो हवा लेते हैं, नोज थ्रू हमारे जो हवा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका जो एक्सचेंज है बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, तो इसको ही क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। जो भी हमने एक्चुअली मान लीजिए ऑक्सीजन ले लिया है वो ब्लड में जाके घुल के एब्जॉर्ब होके सेल के लेवल पे जाता है और सेल लेवल पे जाके वहाँ जो फूड जो स्टफ हमने डाइजेस्ट किया है वो डाइजेस्ट किया हुआ फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडाइज होके क्या होता है कि वो एक्चुअली समटाइम्स विथ हेल्प ऑफ ऑक्सीजन या समटाइम्स विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। तो इसको ही कहते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। जो भी सेल्यूलर लेवल का रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक भी हो सकता है, यानी कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है उसमें, और अनएरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है। जो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो पहली स्टेप है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा, यानी कि दुनिया का अगर कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म ले या प्रोकैरियोट से लेके इवन आपके हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म तक, तो सभी सेल्स में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूटिलाइज किया जाता है। तो इसमें ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है उससे एक्चुअली पायरुविक एसिड बनेगा और उस इसके साथ एटीपी भी बनेंगे और NADH2 भी बनेंगे। और जो पायरुविक एसिड जो बना है वो आगे जाके एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा 2 पायरुविक एसिड में, 2 ATP उससे डिराइव हो जाएगा और हमें 2 NADH2 और वाटर मिलेगा इस प्रोसेस में। ग्लाइकोलिसिस में जो भी पायरुविक एसिड मिला है तो वो पायरुविक एसिड आगे जाके एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 NADH2 भी मिलेंगे और 2 पानी के मॉलिक्यूल भी मिलेंगे। उसके बाद एक्चुअली ये जो आगे का जो प्रोसेस है तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसको ही कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसको ही क्रेब साइकिल ऐसे कहते हैं। क्रेब जो साइंटिस्ट थे क्रेब, तो उन्होंने ये ढूंढा था इसलिए उसको क्रेब साइकिल ऐसे कहते हैं, या इसको सिट्रिक एसिड साइकिल ऐसे भी कहते हैं। तो ये जो 2 एसिटाइल कोएंजाइम के जो मॉलिक्यूल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं और वहाँ क्या हो जाता है कि उसमें से इसमें से जो एसिटाइल पार्ट है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, यहाँ से पानी मिलेगा, NADH2 मिलेगा और FADH2। ये सब मॉलिक्यूल हमें इससे एसिटाइल कोएंजाइम से पूरे ऑक्सीडेशन होने का मिलेगा। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन जो होती है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती रहती है। जो NADH2 है वह हमें 3 ATP देता है और जो FADH2 है हमें 2 ATP देता है और NADH2 से भी हमें पानी मिलेगा और FADH2 से इस प्रोसेस में भी पानी रिलीज होगा और FADH2 से जब भी 2 ATP रिलीज होगा तभी भी पानी इसमें रिलीज होगा। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती रहती है। अगर हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ अगर ऑक्सीडाइज कर दे तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लस पानी मिलता है प्लस हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो यानी कि जब भी कार्बन के जब बॉन्ड टूटेंगे तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी और वही एनर्जी हम ATP के फॉर्म में हम बाद में उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ATP क्या है? ATP एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। तो हमारी बॉडी जो भी होती है, ह्यूमन बॉडी जो होती है, उसमें जो भी एनर्जी स्टोर होती है तो वो होती है ATP के फॉर्म में। तो एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसमें हमारा जो भी ह्यूमन बॉडी होता है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। फैट जो होता है फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और जो प्रोटीन है प्रोटीन जो है उनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि हमारा जो शरीर है वो शरीर किसको डाइजेस्ट कर सकता है? ग्लूकोज को, फैटी एसिड को और अमाइनो एसिड को।
जो भी हमारे फैटी एसिड है या अमाइनो एसिड है, तो एक्चुअली फैटी एसिड या अमाइनो एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, उसका वापस ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये भी कहाँ होगा, तो ये एग्जैक्टली क्रेब्स साइकिल में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। दुनिया का हम किसी भी सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें हर सेल में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। जो ग्लाइकोलिसिस था वो एक्चुअली ढूंढा था गुस्टाव एम्डन, ओटो मेयरहोफ एंड जेकब पार्नस और उनके कलीग लोगों ने। उन्होंने एक्चुअली इस पे एक्सपेरिमेंट करके ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को ढूंढा था। एक्चुअली उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो मसल्स जो सेल्स होते हैं तो मसल्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और वहां से उन्होंने ढूंढा था ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। तो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है तो उसका जो साइंटिस्ट के नाम है जैसे एम्डन, मेयरहोफ, पार्नस, यानी कि EMP, तो इसको EMP पाथवे ऐसे भी कहते हैं, एम्डन, मेयरहोफ, पार्नस पाथवे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस को। जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है उसको सिट्रिक एसिड साइकिल ऐसे भी कहते हैं। तो इसको क्रेब साइकिल ऐसे भी कहते हैं क्योंकि जो सर हैंस क्रेब है तो उन्होंने इस प्रोसेस को ढूंढा था। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1953 में। जो एनर्जी प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो रेस्पिरेशन करते हैं अनएरोबिक, यानी कि उसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन वो नहीं करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह सकते, अपने आप उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल है बहुत सारे बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया बहुत सारे एक्चुअली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन नॉट लिव। ग्लूकोज एक्चुअली इसमें इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनता है कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो एक्चुअली जो लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म है, तो लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म जो है तो वो जनरली अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एक्चुअली कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और पायरुविक एसिड जो है वो एक्चुअली ऑर्गेनिक एसिड या अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ही हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन ऐसे कहते हैं। तो ग्लूकोज है तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा आगे ऑर्गेनिक एसिड या अल्कोहल में। तो इसको ही फर्मेंटेशन प्रोसेस ऐसा कहा जाता है। तो सम हायर प्लांट्स, एनिमल्स एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े जो प्लांट्स है, बड़े बड़े एनिमल है, वो भी समटाइम्स क्या होता है कि जरूरत पड़ने पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इफ देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन द सराउंडिंग। तो अगर मान लीजिए उनको सफिशिएंटली अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो इस केस में क्या करते हैं, बड़े जो प्लांट्स है या बड़े एनिमल्स है तो वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी सीड अगर हमने पानी में रखा है और सीड को बिल्कुल भी हवा नहीं मिल रही है सांस लेने के लिए, तो इस केस में जो सीड होता है तो सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस में अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट, एक्सेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन लीवर। तो जो भी हमारे पास एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ स्टोर किए जाते हैं, लीवर में स्टोर किए जाते हैं, मसल्स में स्टोर किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो जो भी हमारे पास जो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लाइकोजन में, और उसको स्टोर किया जाता है। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम द बॉन्डिंग ऑफ द मेनी अमाइनो एसिड। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड अगर एक साथ आते हैं तो उससे क्या बनता है, तो प्रोटीन्स बनते हैं। तो प्रोटीन बने रहते हैं अमाइनो एसिड से। तो जो भी एनिमल से जो भी हमें प्रोटीन मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन ऐसे कहते हैं। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो हमें उससे मिलता है एनर्जी 4 किलो कैलोरी। अमाइनो एसिड जैसे प्रोटीन जैसे हम डाइजेस्ट करते हैं तो उस डाइजेशन करके हमें क्या मिलते हैं, उससे बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं। तो वो अमाइनो एसिड अलग अलग ऑर्गन और सेल्स, यानी कि सेल्स ही क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। और जो भी हमारे ह्यूमन बॉडी को या जो कोई एनिमल है तो उसके लिए जो जो नेसेसरी प्रोटीन है उस अमाइनो एसिड से अलग अलग प्रोटीन बनाए जाते हैं फॉर द होल बॉडी या फॉर दैट पर्टिकुलर सेल। हमारे शरीर में एक्चुअली अलग अलग प्रोटीन होते हैं। तो स्किन में मेलानिन या केराटिन ये प्रोटीन होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन या एंटीबॉडीज ये एक्चुअली प्रोटीन होते हैं। मसल्स जो होते हैं, मसल्स में एक्टिन और मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो वहां से वेरियस जो हार्मोन आते हैं तो उसमें हार्मोन में भी अलग अलग प्रोटीन होते हैं। पैनक्रियास की बात करें तो पैनक्रियास से एक्चुअली हार्मोन निकलता है इंसुलिन और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक्चुअली एंजाइम है और इंसुलिन एक हार्मोन है। तो ये क्या है, अलग अलग एग्जैक्टली प्रोटीन के ही फॉर्म है।
जो सेल्स होते हैं तो सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन से बनी रहती है, और बहुत सारे जो शरीर एंजाइम बनाता है वो भी प्रोटीन के बने रहते हैं। अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स में ओसिन नाम का प्रोटीन होता है। एक्चुअली हमारा शरीर जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, वो एक्सेस प्रोटीन को जनरली स्टोर नहीं कर सकता, यानी कि एक्सेस अमाइनो एसिड है उसको स्टोर नहीं कर सकता है, और वो फ्लश आउट किए जाते हैं बॉडी से। लेकिन अगर मान लीजिए कभी जरूरत पड़ रही है, अगर मान लीजिए सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, सफिशिएंट फैट नहीं मिल रहा है, तो इफ नेसेसरी एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस, यानी कि उन अमाइनो एसिड से अलग सब्सटेंस बना के लाइक ग्लूकोज लाइक सब्सटेंस बनाया जाता है, और एक्चुअली ग्लूकोज लाइक सब्सटेंस बना के बनाते प्रोटीन से, इस प्रोसेस को बोले जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो रुबिस्को नाम का प्लांट प्रोटीन होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगर हम दुनिया की बात करें कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटीन पाया जाता है तो वो होता है रुबिस्को। हमारा शरीर बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड को स्टोर नहीं कर सकता है, तो खास करके जो भी एथलेटिक्स वगैरह करते हैं या जिम वगैरह करते हैं तो उन लोगों ने ध्यान देना चाहिए कि एक्सेस प्रोटीन अगर हम खा भी लेते हैं तो अदरवाइज वो फ्लश आउट हो जाएगा बॉडी से, एंड दैट इज अ वेस्ट ऑफ मनी। सो वी शुड हैव अ प्रोटीन इन लिमिटेड क्वांटिटी ओनली एज पर द रिक्वायरमेंट। जो लिपिड्स होते हैं वो लिपिड्स बने होते हैं फैटी एसिड से या अल्कोहल से, तो यानी कि जब भी हम एक्चुअली फैट को अगर डाइजेस्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और अल्कोहल में। तो लिपिड का डाइजेशन करके हमें मिलेगा फैटी एसिड या अल्कोहल, या अदरवाइज हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फैटी एसिड और अल्कोहल अगर हम जोड़ देंगे तो उससे हमें लिपिड मिलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी होता है, एक्चुअली सेल का जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फास्फोलिपिड से बनता है। फैटी एसिड जो होते हैं, बहुत सारे फैटी एसिड बहुत सारे हार्मोन बनाता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन ये भी फीमेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये मेल हार्मोन है। अल्डोस्टेरोन की बात करें तो ये भी मेल हार्मोन है। कवरिंग अराउंड द एक्सॉन ऑफ द नर्व सेल, तो जो एक्सॉन बना रहता है उसके अराउंड जो कवरिंग होता है वो भी फैटी एसिड से ही बना रहता है। अगर हम 1 ग्राम लिपिड की बात करें तो 1 ग्राम लिपिड से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो जो भी हमारे पास एक्सेस जो भी लिपिड होते हैं या फैट हम कह सकते हैं, तो वो स्टोर किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैट या चर्बी ऐसे कहते हैं। दूसरा हमारा रिक्वायरमेंट होता है फूड में विटामिन का। तो जो भी हमारे पास शरीर में विटामिन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्यूबल और एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल। जो फैट सॉल्यूबल होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अगर वाटर सॉल्यूबल विटामिन की बात करें तो होते हैं बी एंड सी। तो वाटर सॉल्यूबल के एक्चुअली जो विटामिन होते हैं वो कंटिन्यूसली बॉडी से फ्लैश आउट होते हैं, तो यानी कि आपके रेगुलर डाइट में बी विटामिन सी और विटामिन बी शुड बी द पार्ट ऑफ योर डाइट। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन में जो राइबोफ्लेविन होता है B2 या निकोटिनामाइड यानी B3, तो ये इसेंशियल विटामिन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ FADH2 एंड NADH2। यानी कि मान लीजिए अगर आपके शरीर में विटामिन B2 एंड विटामिन अगर B3 अगर कम है तो ये जो FADH2 और NADH2 जो है क्या हमें ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में मिलता है या अदरवाइज हमें क्रेब साइकिल में मिलता है, तो ये प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और हमारा शरीर जो है वो सफिशिएंट एनर्जी इससे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके। अदर देन एक्चुअली विटामिन एक्चुअली वाटर भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी का। तो हमारे जो बॉडी होता है वो 65 to 70% किससे बना रहता है, तो वाटर से बना रहता है। अगर हमारे सेल की बात करें तो हर एक सेल उसका वेट बाय वेट की बात करें तो 70% क्या रहता है, उसमें पानी होता है। अगर ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो 90% ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो वाटर से बना रहता है। तो अगर मान लीजिए जो भी हमारा वाटर का कंटेंट है शरीर में, अगर वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो क्या हो जाएगा, इफ देर इज, तो हमारा जो बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा वाटर कंटेंट अगर थोड़ा भी कम हो जाए, इवन 1% से भी कम हो जाएगी, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो हमेशा हमारा बॉडी जो है तो उसको हाइड्रेट रखने के लिए आपको कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा पानी पीना ही है। तो वाटर इज द वेरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी। हमारा जो एक्चुअली न्यूट्रिशन होता है, तो न्यूट्रिएंट में एक्चुअली फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फाइबर्स आर इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट। खास करके अगर हम ह्यूमन डाइट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो वी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर, हम फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो फाइबर्स होते हैं वो हमें अगर दूसरे सब्सटेंस जो है अदर सब्सटेंस उनको डाइजेस्ट करने में मदद होती है। और जो भी इजेशन प्रोसेस होती है, यानी कि
बॉडी के बाहर अगर अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस को जब भी डालना होता है तो वो ये प्रोसेस है इजेशन का, तो इसके लिए एक्चुअली फाइबर बहुत सारे मदद करते हैं। वी गेट फाइबर, जो फाइबर होता है हमें लीफी वेजिटेबल से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, सीरियल से मिलता है, और बहुत सारे हैं कि जहाँ से हमें जो एक्चुअली जो भी आपके फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल है उससे आपको बहुत सारा फाइबर्स मिलता है। अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन क्या है कि जब भी मान लीजिए कोई भी एनिमल का बॉडी है या इवन प्लांट का बॉडी है, तो उसको अगर ग्रो करना है तो उसको सेल डिवाइड करना पड़ेगा, और जो भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उससे ही क्या हो जाएंगे, नए सेल बनते रहेंगे, तो इसको ही कहेंगे सेल डिवीजन का प्रोसेस। एंड विदाउट सेल डिवीजन प्रोसेस आगे का ऑर्गेनिज्म नहीं पैदा हो सकता है। ड्यू टू सेल डिवीजन न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, तो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए भी सेल डिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यानी ग्रोथ करने के लिए भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करने के लिए भी सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे शरीर में कोई भी अगर वेयर एंड टेयर हुआ है या डैमेज हो गया है या कुछ इंजुरी हो गया है, तो ये जो बॉडी है तो बॉडी को रिस्टोर करने का भी काम कौन करेगा, तो सेल डिवीजन ही करेगा। जो सेल डिवीजन होता है दो प्रकार के होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो बॉडी जो है उसका ग्रोथ है, उसका रिपेयर है, डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, तो ये सब माइटोसिस से होता है। अगर मियोसिस से बात करें तो ये सिर्फ रिप्रोडक्शन पर्पज के लिए ही मियोसिस का प्रोसेस यूज होता है। तो जो माइटोसिस होता है वो सिर्फ सोमेटिक सेल में होता है और स्टेम सेल में होता है। और एक्चुअली कौन सा भी सेल का सेल डिवीजन होने से पहले क्या होता है, सेल डेवलप कर लेता है खुद को, और जो भी डेवलप किया है सेल तो उसके ही एक्चुअली जो, यानी कि हम कह सकते हैं जो मास्टर कॉपी होता है, मास्टर कॉपी वैसे ही बॉडी में रहता है, और जो भी कॉपी किया है उसका ही जाके आगे जाके सेल का डिवीजन होता रहता है। तो उसका जो भी क्रोमोसोम नंबर है, तो एक्चुअली माइटोसिस में तो क्रोमोसोम नंबर जो है वही रखा जाता है, लेकिन मियोसिस में एक्चुअली वो हाफ उसका किया जाता है। और जो सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन एक्चुअली दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अगर हम साइटोकाइनेसिस की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक जो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो होता है सेल में, या साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है उसको ही क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो इसका पहला फेज आता है प्रोफेज। तो प्रोफेज में अगर हम एक्चुअली जो माइटोसिस है, तो माइटोसिस का पहले प्रोसेस को प्रोफेज कहते हैं। तो प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, वो क्रोमोसोम स्टार्ट टू अपीयर, तो क्रोमोसोम दिखने भी चालू होते हैं धीरे धीरे करके। और एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, इसमें सिस्टर क्रोमेटिड आते हैं, और सेंट्रियल जो होते हैं, सेंट्रियल खुद को डुप्लीकेट कर लेते हैं और अपोजिट पोल पे जाने के लिए स्टार्ट करते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर इन दिस प्रोसेस। उसके बाद की जो फेज है वो उसका नाम है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं, एंड एक्चुअली क्लियरली विजिबल भी होता है। प्रोफेज में थोड़े थोड़े दिखना चालू हो जाते हैं, और मेटाफेज में कंप्लीटली आपको क्रोमोसोम दिखने लगते हैं अलॉन्ग विद द सिस्टर क्रोमेटिड। और ऑल क्रोमोसोम्स आर अलाइंड। वो बाद में क्या कर लेते हैं, सारे जो क्रोमोसोम है वो एक्चुअली क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेन में खुद को अरेंज कर लेते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि पैरेलली क्या होता है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं, तो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं कि जो अटैच होते हैं सेंट्रोमियर के साथ। जो आपका क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के ऊपर जो सेंट्रोमियर है उसके साथ सेंट्रियोल के जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच कर लेते हैं, और वो एग्जैक्टली उसके साथ एक्चुअली उसको पुलिंग करना स्टार्ट करते हैं। एनाफेज, उसके बाद जो एनाफेज होती है, तो एनाफेज में क्या होता है कि जो एक्चुअली स्पिंडल फाइबर जो चिपक गए हैं सेंट्रोमियर के साथ, तो वो एक्चुअली पुलिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड दे स्टार्ट पुलिंग ईच अदर। और ये पुलिंग एक्चुअली एनाफेज में जाके कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में क्या होता है कि एक साइड यहाँ, एक क्रोमोसोम यहाँ चला जाएगा और एक क्रोमोसोम यहाँ नीचे चला जाएगा, एंड दे आर पुल्ड अपवर्ड अपोजिट साइड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर की मदद से एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। और सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड को क्या कहेंगे, यानी कि ये जो सेपरेटेड जो क्रोमेटिड है इसको क्या कहेंगे, डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे। क्योंकि आगे जाके क्या होगा, यहाँ से एक्चुअली ये डिवीजन बनने वाला है, यानी कि यहाँ से एक्चुअली ये सेल एक अलग से एक डिस्टेंस में आएगा, ये अलग से सेल एक डिस्टेंस में आएगा, ये अलग से सेल एक डिस्टेंस में आ जाएगा, तो इसको ही डॉटर क्रोमोसोम ऐसे कहा जाता है। तो क्रोमोसोम बीइंग पुल्ड अपीयर एज अ बंच ऑफ बनाना। तो एक्चुअली जब ये पुलिंग चालू रहता है, तो ये पुलिंग कैसे दिखता है, लाइक अ बंच ऑफ बनाना पुल हो रहा है ऐसे लगता है, अगर हम माइक्रोस्कोप से अगर देखते हैं। ईच ऑफ द क्रोमोसोम रीच टू टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, यानी हमने अगर क्या देखा यहाँ, एक्चुअली यह जो क्रोमोसोम है कहाँ गए हैं, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द पोल ऑफ द सेल पे चले गए हैं।
इसकी बात करें तो सबसे जो लास्ट फेज होता है माइटोसिस का होता है टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होता है कि देखिए एक्चुअली क्या हो गया कि सेल तो ऑलमोस्ट दो बन गए हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली ऐसा सेल रहता है और यहाँ एक्चुअली नॉच बनना चालू हो जाता है। एनिमल सेल की अगर बात, क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस, क्रोमोसोम डिकंडेंस करना चालू करते हैं और वापस कैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं और वो इनविजिबल भी हो जाते हैं। और एक्चुअली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड ईच ऑफ क्रोमोसोम रीच एट द पोल। तो यानी कि यहाँ क्या बनना चाहता है, यहाँ एक्चुअली जो सेल है वो वापस क्या होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना चालू हो जाता है। द टू डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियर, देखिए यहाँ क्या बन गया, तो टू डॉटर न्यूक्लियर बन गया। न्यूक्लियोलस आल्सो अपीयर्स इन ईच ऑफ द डॉटर सेल न्यूक्लियस। तो एक्चुअली हर एक न्यूक्लियस जो होता है उधर क्या होता है, न्यूक्लियोलस रहता है, तो न्यूक्लियस भी अपीयर होना चालू हो जाता है। स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपीयर, यानी जो सेंट्रियोल जो दिख रहे थे और जो स्पिंडल फाइबर दिख रहे थे वो सब गायब हो जाते हैं। उसके बाद होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मान लीजिए न्यूक्लियर है, तो न्यूक्लियस का तो डिवीजन ऑलमोस्ट हो ही गया। तो अभी इसके बाद कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली ये जो दो सेल बने हैं यहाँ दो यानी मान लीजिए दो न्यूक्लियस बने हैं, तो यहाँ से एक्चुअली नॉच आना चालू हो जाएगा और ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक्चुअली डिवाइड बाय द साइटोकाइनेसिस। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड करने के प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। इसमें दो डॉटर सेल बन जाती है, यहाँ एग्जैक्टली एक सेल और यहाँ एक सेल। तो नॉच इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल विच डीपन्स ग्रेजुअली एंड देयर बाय टू सेल्स आर फॉर्म्ड। नॉच कहाँ बनती है, तो एनिमल सेल में बनती है। अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में इंस्टेड ऑफ नॉच क्या बनता है, तो वहाँ एक सेल प्लेट बनती है। सेल प्लेट इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली अलोंग द मिड लाइन ऑफ द सेल। अगर मान ये हमने प्लांट सेल लिया और मान लीजिए यहाँ एक्चुअली दो न्यूक्लियस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके एक्चुअली एक प्लेट ही बनने वाली है। इट इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली अलोंग द मिड लाइन ऑफ द सेल एंड द साइटोकाइनेसिस कंप्लीटेड। तो ऐसे करके कंप्लीट हो जाता है साइटोकाइनेसिस। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द बॉडी, फॉर द इमेंसिएटेड बॉडी, वुंड हीलिंग में, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी है जिसमें माइटोसिस बहुत अहम भूमिका अदा करता है। जो भी एक्चुअली जब भी मान लीजिए आपको जर्म सेल अगर प्रोड्यूस करने हैं, यानी कि गैमेट्स प्रोडक्शन के लिए मियोसिस का प्रोसेस यूज हो जाता है। तो ये जो मियोसिस होता है, तो मियोसिस दो फेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो जो मियोसिस 1 होता है उसमें क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। और किस में होता है, तो यहाँ एक्चुअली जो माइटोसिस रहता है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड रहता है, और जो मियोसिस रहता है, मियोसिस में क्या रहता है, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इसमें 2 ग्रुप बन जाते हैं और ये 2 ग्रुप बन के आगे जाके 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। तो इसमें से क्या हो जाएगा, 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। अगर मियोसिस 2 की बात करें, तो अगर हम मियोसिस 2 की बात करें तो ये माइटोसिस जैसा ही होता है। 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड इन मियोसिस 1 एंड अंडरगो डिवीजन बाय सेपरेशन ऑफ रिकम्बाइंड सिस्टर क्रोमेटिड एंड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। देखिए एक्चुअली अगर मान लीजिए आपने एक सेल से स्टार्ट किया, ऐसा मान के चलिए, तो पहले क्या होगा, तो पहले एक्चुअली इस यहाँ से आपके 2 सेल ऐसे बनेंगे और फिर एक्चुअली ये जो सेल है तो इंडिविजुअली ये क्या करेगा, ये भी खुद को 2-2 हिस्से में तोड़ देगा, और ये जो सेल है तो ये भी खुद को 2-2 हिस्से में तोड़ देगा। यानी कि अगर आपने एक सेल से स्टार्ट किया, लेकिन ये क्या है, आपने जब स्टार्ट किया तो ये 2n से स्टार्ट किया, तो जब आपने खत्म किया तो ये कहाँ जाके खत्म होगा, n पे। यानी कि यहाँ क्रोमोसोम की संख्या 2n है और यहाँ जाके फाइनली 1 2 3 4 इस सेल में कितनी है संख्या, तो ये है n। तो एक्चुअली ये जो है मियोसिस का प्रोसेस ही रिडक्शनल डिवीजन है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या हाफ की जाती है। इसमें मीन्स एक्चुअली जो भी होता है, यहाँ क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स है, मान लीजिए ऐसे क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम का क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होता है यहाँ पर्टिकुलर जगह पे, और इसकी वजह से आता है क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं या अल्टरनेशन करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। इसकी वजह से क्या होता है कि जब फाइनली आपके 4 सेल बनेंगे 1 2 3 4, तो ये जो पेरेंट सेल रहेगा तो ये पेरेंट सेल से बहुत अलग रहेगा, यानी कि ये किसी के साथ भी आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या रहता है कि जो भी पेरेंट्स होते हैं या सिबलिंग्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक जैसे नहीं दिखते हैं।
तो वो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं अपनी अलग से डेवलप कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन।